है समुंदर सामने, प्यासे भी हैं, पानी भी है, तिश्नगी कैसे बुझाएं, ये परेशानी भी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं गोवा चुनावों पर श्वेत पत्र। देश का सबसे छोटा राज्य, लेकिन बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासी पार्टियां आखिर गोवा का रुख क्यों करती हैं? आखिर क्या कारण है कि गोवा चुनावों का इतना शोर है और इन सारी चीजों के बीच गोवा की जनता के मुद्दे कहां खड़े हैं? देखिए गोवा के चुनावों पर श्वेत पत्र। गोवा के सागर किनारे बड़े बड़े नेता पधारे। देश के सबसे छोटे राज्यों में से एक गोवा का सियासी रण भीषण है। छोटा सा राज्य, कुल 2 जिले और सारे नेता बनाने में जुटे हैं अपने अपने किले। विशाल देश के छोटे से राज्य में राज स्थापित करने की चुनावी दौड़ है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, तो उनको चुनावों में परास्त कर चुकी पार्टियों की यहाँ भी जीत वाली होड़ है। गोवा देखन में छोटन लगे, दांव बड़े गंभीर। पार्टी की सत्ता बचाने निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2017 में सरकार बनाने के कांग्रेस के अरमा दल बदल की धारा में बह गए, तो इस बार पार्टी पहले से ज्यादा चौकस और चौकन्नी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का राजनीतिक खेला कर चुकी ममता बनर्जी ने यहाँ भी खेल से जुड़े नारे के साथ बीजेपी के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुके केजरीवाल भी राजनीतिक विस्तार के इरादे से पणजी के समुद्र तट पर पहुंच गए। कांग्रेस मुक्त भारत, ये शब्द गोवा की धरती से ही, यहाँ के पुण्यात्माओं के आशीर्वाद से सहसा मेरे मुंह से निकल गया था और हमने देखा आज ये शब्द देश के कोटि कोटि नागरिकों का संकल्प बन गया है। लोग आपको अलग तरीके से परख रहे हैं? हाँ, फर्क तो है, क्योंकि 2 साल में जब हम आए थे, 2 साल के बाद तो कुछ काम किया था दिल्ली में, उतना ज्यादा नहीं था। अब जब 7 साल बाद आए हैं तो एक और चुनाव जीत के आए हैं और उस चुनाव में भारी बहुमत मिला है, 70 में से 62 सीट। तो लोगों को लगता है यार दिल्ली वाले इनको बार बार इतना भारी बहुमत दे रहे हैं, तो इन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा दिल्ली में। और दूसरा, दिल्ली के जो काम है उनके चर्चे काफी हुए हैं। हम रूलिंग करने नहीं आएंगे, लेकिन हम प्लानिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे। गोवा क्षेत्रफल, आबादी और सीटों के लिहाज से भले छोटा दिखे, लेकिन यहाँ की राजनीति बड़े बड़े नेताओं को चौंकाने वाली रही है। रातों रात समीकरणों का उलटफेर सरकार बदल देता है। छोटे राज्य की बड़ी राजनीति के रंग पर पेश है श्वेत पत्र। गोवा के वोटरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर दल बदल वाली पॉलिटिक्स, यानी कि एक पार्टी से विधायक को चुनकर भेजा, लेकिन वो विधायक ही अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। पिछले बार के चुनावों को देख लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस 17 सीटें जीतकर, लेकिन सरकार यहां भारतीय जनता पार्टी की बनी। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को गोवा रवाना किया गया था और अलग अलग विधायकों से, कुछ निर्दलीय, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से यहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी। और कांग्रेस का आलम ये देखिए कि 17 विधायकों के साथ उसने शुरुआत की थी और आज की तारीख में उसके पास बचे केवल 2 विधायक। विलेज में है क्या रहता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए देंगे, डेवलपमेंट के लिए देंगे? क्या डेवलपमेंट के लिए ही देंगे। गोवा में जो राजनीति करते हैं ना, वो आते हैं सेवा में, मगर सेवा किसी की नहीं करते, खुद की सेवा करते हैं। पर्रिकर के जमाने से तभी से बहुत कुछ चेंज हो गया था। पहले पानी, वाटर, इसका इलेक्ट्रिसिटी का सबका प्रॉब्लम था, अभी वो सब चेंज हो गया। अभी गोवा को ताजमहल बनाएंगे सब, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। ऐसा है, माहौल सबका खराब है। कोई अपना अपना पार्टी का अपना अपना एजेंडा बढ़ाने का सोचता है। हम लोग को सब्सिडी भी नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग नया फेस को चूज किया। गोवा सियासी सुर्खियों से भले दूर है, लेकिन राजनीति में बड़े उलटफेर करने वाले इस राज्य में हलचल भरपूर है।
प्रचंड चुनाव प्रचार है, नेताओं के बीच वार पलटवार है और गोवा में नई सरकार चुनने को जनता तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को मापुसा में रैली से पहले बोडगेश्वर मंदिर जाकर पूजा की। नरेंद्र मोदी ने प्रचार से पहले गोवा को हिंदू अस्मिता का संदेश दिया। फिर जब रैली के मंच पर चढ़े तो विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वार किया। जिनको गोवा की संस्कृति की परवाह नहीं है, उन्होंने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का, लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटीएम बना करके रखा था। लेकिन भाजपा ने गोवा के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का मंत्र दिया। वाकई गोवा में आप सभी के बीच आकर मैं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। यहां की हवाओं की बात ही कुछ ऐसी है। गोवा इतने बुलंद स्वर में विकास और बीजेपी की बात कर रहा है कि उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही है। बिजली अगर पहुंची तो कब बिजली आता है, कब बिजली जाता है, पता नहीं चलता है। ये रहा डबल इंजन का सरकार। अब देखो, एक युवा को नौकरी के लिए मिनिस्टर को 20-20 लाख रुपए देना पड़ता है। ये है डबल इंजन की सरकार। गोवा के दंगल में बड़े बड़े दल हैं। 2017 में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी कांग्रेस, लेकिन राजनीति का खेल रातों रात ऐसा चला कि कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई। 2017 में कांग्रेस 36 सीटों पर चुनाव लड़ी और 17 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े से 4 कम थी। बीजेपी भी गोवा की 36 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली। उम्मीद थी कि कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी और बाकी छोटे दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और 2 निर्दलीय विधायकों की मदद से 21 का आंकड़ा जुटा लिया और मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बना दिया। हाथ से सत्ता फिसले तो दर्द होना स्वाभाविक है, इसीलिए अब की बार राहुल गांधी आक्रामक हुए। ये मैंडेट उन्होंने गोवा से चोरी की थी। ये गोवा की ओरिजिनल मैंडेट नहीं थी। गोवा की राजनीति में दल बदल ने ही कांग्रेस को बलहीन बनाया। 2017 में जो कांग्रेस 17 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, आज महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी से कमजोर हालत में। हर एक इंसान को किसी को तकलीफ ना आवे, खुद को भी ना, दूसरे को भी नहीं, समझ लो। नहीं, सरकार से कोई ये नहीं है। हमें क्या, पब्लिकों को क्या है, जो पे सरकार आएगी तो हम लोग का काम करेगी, तो काम करते चलता है। सुबह उठने का, खुद काम करने का, पेट पानी चलाने का, इतना ही चालू है। जो देश में इधर उधर वोटिंग का जो चालू है, वोटिंग में से लगता है कि कोई तो ऐसा होगा जिसको अगर आप वोट करेंगे तो शायद वो उस दिशा में। लेकिन भरोसा भी नहीं ना अभी, किसी पे भरोसा नहीं वोटिंग में। 2017 की दल बदल आग में झुलसी कांग्रेस अब फूंक फूंक कर चल रही है। गोवा में दल बदल की सियासत पर एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि साल 2017 से 2022 के बीच 5 साल में गोवा के लगभग 60% विधायकों ने दल बदल लिया। करीब 24 विधायकों ने जीत के बाद अपना पाला बदल लिया। 2017 के बाद से कांग्रेस के 17 विधायकों में से 15 पार्टी छोड़ चुके हैं। 2019 में 10 विधायकों ने एक साथ कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी के साथ खड़े हो गए। इसे सत्ताधारी दल का असर कहिए या फिर सत्ता का मोह, गोवा की दल बदल राजनीति चुनाव में इस बार मुद्दा भी है। एक तरफ मैं रहूंगा तृणमूल का जनरल सेक्रेटरी, एक तरफ बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस और बीजेपी का एक ही ऑप्शन है कि हम में से किसको मौका मिले, उनमें से तो कौन लूटे गोवा को। और छोटे से गोवा के चुनाव में बड़े बड़े दांव लगे हैं, क्योंकि गोवा इस बार देश में चल रही बीजेपी विरोधी राजनीति की प्रयोगशाला भी बन रहा है। गोवा के चुनावों में
दूसरे प्रदेशों की पार्टियों की दिलचस्पी भी ऐसे देखिए कि तृणमूल कांग्रेस, जिसे मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल की पार्टी माना जाता है, वो इस बार इन चुनावों में अपना सब कुछ झोंक रही है। अब ये पार्टियां किस तरीके से चुनावों में असर डालेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये कोशिशें ही बहुत बताती हैं कि गोवा की अहमियत क्या है। ये कोलकाता या दिल्ली नहीं, ये गोवा की तस्वीर। एक पुरानी क्षत्रप ममता और एक नए क्षत्रप केजरीवाल ने दशक भर से गोवा की गद्दी पर विराजमान बीजेपी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। भारत के सुदूर पूर्व राज्य पश्चिम बंगाल से राजनीतिक विस्तार के लिए ममता ने पड़ोसी राज्यों के बजाय गोवा को चुना। इसी तरह दिल्ली में सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने भी दूसरी बार गोवा चुनाव में पहले से मजबूत दस्तक दी। कि तृणमूल जीत के आएंगे तो यूनिवर्सल इनकम वाला स्कीम हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हर परिवार में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हर परिवार का एक महिला को पहुंचेगा। बंगाल में जीतने के बाद 6 महीना हुआ नहीं, वो हो चुका है शुरू। यहां पे जो हम आपको कह रहे हैं गृह लक्ष्मी स्कीम, जहां पे 5,000 रुपए हर एक परिवार का हर एक महिला को मिलने वाला है। पुणे में भी जाते हैं, कहीं रिमोट एरिया में भी 3 बातों की चर्चा तो हर जगह हो रही है। जी, आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी कर देना। तो ये स्कूल, अस्पताल और बिजली, इसके चर्चे कोने कोने तक पहुंच गए। ममता बनर्जी गोवा में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो एक बार 40 सीटों पर लड़कर एक भी सीट न जीतने के बाद केजरीवाल दूसरा दांव आजमा रहे हैं। छोटे संगठन वाली छोटी पार्टियां जब अपने साम्राज्य विस्तार का रास्ता तैयार करती हैं, तो पहली नजर छोटे राज्यों पर ही होती है। यही नीति ममता बनर्जी की है और केजरीवाल ने भी दिल्ली के बाद पंजाब को चुना और अब गोवा। आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है? अगर आप कहते हैं कि ये दिल्ली के शासन को देखा सबने, तो इसका मतलब कि जो भी नतीजा आएगा उसको आपको अपनी छवि के मैंडेट के तौर पर भी देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को लेके देश भर में आज एक इज्जत से लोग देखते हैं, आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, लेकिन संगठन कमजोर है हमारा। नई पार्टी है, पूरे देश में संगठन नहीं है। चुनाव जो है वो संगठन पे बहुत बड़े स्तर पे मैटर करता है। तो जो भी आएगा नतीजा, वो सर माथे पे जनता जो भी नतीजा देगी। छोटा सा राज्य होने के नाते छोटी पार्टियों ने गोवा को चुना और अपने साम्राज्य का नक्शा बड़ा करने की कोशिश में जुटे। गोवा के नक्शे पर अपने कदमों की छाप छोड़ने निकली पार्टियों ने द्वीपों के शहर में अपना डेरा डाल दिया। कर्नाटक के पश्चिमी घाटों से निकली मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा है। पणजी से होकर बहने वाली ये नदी 6 द्वीपों को जोड़ती है। ओल्ड गोवा शहर के पास मांडवी नदी में 3 बड़े ताजे पानी के द्वीप दीवार, चोराव और वाशी हैं। इन द्वीपों को जोड़ती है मांडवी नदी पर चलने वाली नौकाएं। ये मांडवी नदी है जिसे गोवा की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पर जो ये फेरी सर्विस है वो अलग अलग द्वीपों को कनेक्ट करती है मुख्य इलाके से। एक आकलन के अनुसार लगभग 11,000 यात्री रोजाना इस फेरी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरीके से उन लोगों के लिए मुफ्त है जो कि पैदल क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ियों के लिए एक चार्ज जरूर लगता है अगर इस सर्विस का इस्तेमाल करना है। हालांकि 5,000 जो 2 व्हीलर्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। गोवा में सामान्य लोगों के लिए फेरी फ्री है, तो राजनीतिक विस्तार के इरादे से आई पार्टियां भी फ्री के वादे काफी दे रही हैं। केजरीवाल ने घोषणा की कि 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी देंगे, युवाओं को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर हर गांव और कॉलोनी में अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। ममता बनर्जी ने गोवा को वचन दिया कि सत्ता सौंपी तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला के खाते में हर महीने 5,000 रुपए देंगी। कहते हैं ये फ्री वाला कल्चर भी केजरीवाल ही। अच्छा, आप बताओ, दिल्ली में हमने सरकार बनाई, सरकारी स्कूल ठीक करे, शानदार कर दिए,
वहाँ गरीबों के बच्चों को अगर मैं अच्छी शिक्षा फ्री में देता हूँ, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या है। मैं अगर अस्पताल ठीक कर दिए, मैंने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, वहाँ सारे गरीबों को फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, फ्री ऑपरेशन होता है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम क्या है। इनको क्या तकलीफ है अगर ये चीजें मैं फ्री दे रहा हूँ। इनको तकलीफ इस बात की है कि अगर केजरीवाल ने इस तरह से फ्री देना चालू कर दिया तो इनको लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा सरकार में। गोवा राजनीति का इतना चटक रंग पहली बार देख रहा है, वरना कांग्रेस, बीजेपी और खासकर क्षेत्रीय पार्टियां ही यहां सत्ता की दावेदार रही। देश दुनिया के पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह है गोवा, लेकिन कोविड के समय में अगर किसी एक सेक्टर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो वो रहा पर्यटन। ऐसे में एक ऐसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर बहुत बड़ी हद तक निर्भर है, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं इन चुनावों से पहले। एक 160 किलोमीटर की समुद्री तटरेखा पर बसा गोवा राज्य, तार के पेड़ों से पटे तट और समुद्र के भव्य नजारे देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन दिनों गोवा में प्रकृति के रंगों से ज्यादा अहम हो रहा है चुनाव का रंग। सीएम प्रमोद सावंत के कंधों पर सरकार बचाने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन बीजेपी की राजनीति विच इज ट्रांसपेरेंसी है और लोगों के लिए है। वी आर वर्किंग फॉर द अंत्योदय तत्व पर, फॉर द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। यानी मुझे मालूम है लास्ट 3 साल से जब मैं मुख्यमंत्री बोल के काम कर रहा हूँ, तेरे मेरे सरकार की जो ध्येय धोरण है वही वो अंत्योदय तक पहुंचाना, उसी के हिसाब से। तो फिर इस बार लोग सिर्फ उनको ही नहीं, तो इस बार लोग वोट दे देंगे, भाजपा सरकार के लिए देंगे, माननीय मोदी जी के लिए देंगे और डेवलपमेंट के लिए दे देंगे। बीजेपी को गोवा में सत्ता तक पहुंचाने वाले मनोहर पर्रिकर माने जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये भी है कि उनके ही बेटे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उत्पल पर्रिकर भी हमने 3-4 जगह से ऑफर की थी और उन जैसे कार्यकर्ता ने, मुझे लगता है वो जो 3-4 जगह पे ऑफर दी थी उनमें से एक कौन सा तो सीट सिलेक्ट करना चाहिए था। डेफिनेटली वो बड़ा नेता बन जाते थे उनके लिए। यानी अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, यानी अच्छे सीट से भी उनको ऑफर किया था। सभी पार्टी के नेता उनसे बात करते थे। अभी मुझे पता नहीं है उनका पर्सनल क्या है, लेकिन इस तरह से किसी कार्यकर्ता के साथ किसी हमारे टॉप लेवल लीडर ने बात करने के बाद कोई अपने को नेता बनना है या पार्टी में ग्रो होना है, डेफिनेटली एमएलए होना है, तो मुझे लगता है जो 3-4 सीट्स ऑफर किए थे उसमें से एक आधे दूसरे सीट्स पे इलेक्शन डेफिनेटली लड़ता था। राजनीतिक मुद्दों के अलावा सामाजिक मुद्दे भी। 14 फरवरी को जब गोवा की जनता मतदान के लिए बूथ पर पहुंचेगी तो वोट कई अहम मुद्दों पर डाले जाएंगे। लेकिन इधर जितना आदमी है, हर आदमी धंधादार आदमी है। खेती बाड़ी तो इधर कुछ नहीं है, बाहर का आदमी आता है, होटल है और ये जो बिल्डिंग जो कुछ बनाता है, ये धंधा पानी बहुत कम। करप्शन, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, दैट इज कॉमन थिंग विच पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। क्या सोच के वोट देंगे, किस चीज के लिए? अभी कौन अच्छा करता है उसको ही वोट देंगे ना। अच्छा, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट वाला कौन नहीं करता है उसका ही देंगे। अभी तो चालू है। गोवा की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है पर्यटन, लेकिन पर्यटन से जुड़ी इंडस्ट्री का कोरोना वायरस ने बहुत नुकसान किया। कोरोना की दहशत के कारण गोवा में इस बार 40% पर्यटक भी नहीं पहुंचे। इस बार चुनाव में ये मुद्दा छाया है। चुनाव में दूसरा बड़ा मुद्दा है गोवा का खनन उद्योग। पहले राज्य की अर्थव्यवस्था में लौह अयस्क के खनन की हिस्सेदारी करीब 75% तक थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में खनन बंद है। इस चुनाव में सभी पार्टियां सत्ता में आने पर खनन दोबारा शुरू करने का वादा कर रही हैं। गोवा में 2 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार खनन उद्योग बंद होने से प्रभावित हुआ है। जो पुराना वो भी 3 साल में, अभी 2 साल अभी कोरोना हुआ। कोरोना टाइम हमारा वो गांव वाला वो अभी अपक्ष रुका, उसने बहुत कुछ दिया इधर।
लेकिन वो जो पहले हमारा आमदार था उसमें हमारा गांव हमारे विलेज में तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिया। कोई काम नहीं, वो खाने पीने के 2 महीना धंधा नहीं चला, 2 साल इधर, लेकिन वो दिया, लेकिन वो कुछ नहीं दिया। गोवा की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान पर्यटन और खनन का ही है। तटों पर पर्यटन टिका है तो तटों से दूर गोवा का भूभाग खनिज से भरपूर है। लौह और मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट और सिलिका रेत के विशाल भंडारों में चलने वाली मशीनें अब बंद हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी गोवा में खनन दोबारा शुरू करने और नए प्रोजेक्ट पूरे करने का भरोसा दिया है। ये भी लोगों को दिख रहा है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो डेफिनेटली द पीपल विल प्रीफर द भारतीय जनता पार्टी सरकार बिकॉज ऑफ द डबल ग्रोथ इन द स्टेट ऑफ गोवा। गोवा उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा ज्यादा रहा। जो पहले चुनाव यहां पर हुए वहां पर भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही रुतबा था और पहले मुख्यमंत्री क्षत्रप थे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से। कांग्रेस ने उस समय केवल 1 सीट जीती थी और वो भी गोवा से नहीं बल्कि उस समय हिस्सा रहे दमन से। बहुत साल लग गए राष्ट्रीय पार्टियों को यहां पर अपनी पैठ बनाते बनाते। 2017 के चुनावों को ही देख लीजिए तो वहां पर हम देखते हैं कि 25% सीटें क्षेत्रीय पार्टियों को या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम हुई थी। गोवा में जब भी सत्ता के समीकरण उलझे, उन्हें सुलझाने का पत्ता क्षेत्रीय पार्टियों की जेब से ही निकला। 2017 में जब परिणाम त्रिशंकु आया तो क्षेत्रीय पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। गोवा अपने आप में एक देखा जाए तो अच्छा एक तरह से डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। रोड्स और आप ब्रिज देखो, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। साउथ गोवा को कनेक्ट किया, नॉर्थ गोवा में जो जितना टाइम लगता था लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में, तो वो भी देखा जा रहा है कि पूरा जो ये आपका ब्रिज बन रहा है। यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स की क्या मुद्दे हैं, क्या मुश्किलें हैं, या सब ठीक है? तो क्या इधर धंधा नहीं है, तो बसून टाइम पास, घराकडे काही धंधा नहीं, इधर है काही धंधा नहीं। आज भले छोटे खिलाड़ियों को समर्थक की भूमिका में रहना पड़े, एक दिन वो भी था जब गोवा पर करीब 20 साल तक या तो क्षेत्रीय पार्टी ही सत्ताधारी बनी रही या फिर किसी की सरकार ही नहीं बनी। गोवा और दमन दीव तब केंद्र शासित प्रदेश था, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। 1963 में जब गोवा का पहला चुनाव हुआ तब राज्य में 30 विधानसभा सीटें थी। पहले चुनाव में गोवा की महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी ने जीत हासिल की और दयानंद बांदोडकर मुख्यमंत्री बने। 1967 में गोवा में राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन सरकार की बात करें तो 63 से 73 तक बांदोडकर का ही दौर चला। 1973 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी शशिकला काकोदकर गोवा की इकलौती महिला मुख्यमंत्री बनी। 1979 में शशिकला की सरकार गिर गई। 1980 में एमजीपी नेता प्रताप सिंह राणे कांग्रेस में शामिल हो गए और इस तरह क्षेत्रीय पार्टी के नेता के जरिए ही कांग्रेस गोवा की सत्ता में आई। क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला गोवा की राजनीति में लंबे समय तक रहा और इस चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां गोवा के महीन मुद्दों, संस्कृति और विरासत के मुद्दे पर चुनाव में उतरी है। ये वोट फॉर फुटबॉल प्लेयर। Yes. Basically, we are trying to bring in our most strongest candidate amongst all, who has the capability. हम तो वही लेवल पे रह गए जहाँ पर हम खेल कूदने जाते हैं मगर हम आगे बढ़ने जाते हैं। जब हम आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर उसका जो मजा है ना, वो गोवन होने का या एक यहाँ का एक नागरिक होने का, वो लगता नहीं है। और आज हम लोग इसीलिए बाहर निकलेंगे क्योंकि ये जो बंदा जो है रोशन मथायस, इसने सिंगल हैंडेडली काफी कुछ काम किया विदाउट बीइंग इन पावर। पंचायत लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। परंपरागत राजनीतिक दलों से अलग गोवा के चुनाव में स्थानीय राजनीतिक पार्टियां भी उभर रही हैं।
ऐसी ही एक पार्टी है आरजेपी रेवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी। निर्वाचन आयोग की ओर से फुटबॉल चुनाव चिन्ह मिला है। बड़ी पार्टियों को सत्ता समीकरण साधने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस ने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी से गठबंधन किया। गोवा में पार्टी का नेतृत्व सुधीन धवलीकर कर रहे हैं। सुधीन धवलीकर को मार्च 2019 में बीजेपी सरकार से हटा दिया गया था। इसके बाद उनकी पार्टी के बाकी 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। गोवा में जब भी जनादेश स्पष्ट नहीं रहा, तब क्षेत्रीय पार्टियों ने बड़ी पार्टियों का बेड़ा पार लगाया। दीवार आइलैंड पर स्थित इस गिरजाघर की अहमियत बहुत बड़ी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं और इसकी अहमियत इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि जानकार बताते हैं कि गोवा में ये पहला ईसाई निर्माण था। 1510 में पुर्तगाल ने आक्रमण किया था और गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। मकसद ये था कि इसे अपना सैन्य बंदरगाह वो बना सके। भारत आजाद हो गया, लेकिन गोवा की आजादी नहीं हुई। पुर्तगाल के अधीन गोवा लगभग 450 साल तक रहा। नीले समंदर और उसके किनारे बसा गोवा। खूबसूरत बीच के चलते भारत के मनोरंजन की राजधानी गोवा माना जाता है, लेकिन इसी समुंदर के रास्ते आया था गोवा की गुलामी का काल। प्रधानमंत्री मापुसा की रैली से जब गोवा के औपनिवेशिक काल और आजादी का जिक्र करते हैं तो उसकी चुनावी अहमियत समझी जा सकती है। उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो। भारत तो अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन गोवा को यूरोपीय देश पुर्तगाल की गुलामी से आजादी नहीं मिली। पुर्तगाली वास्तुकला, ईसाई धर्म और संस्कृति के निशान इस धरती पर हैं। मंदिर इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, आते हैं। गोवा में बहुत मंदिर है। बहुत मंदिर है, किधर किधर भी है। ओल्ड गोवा है, ओल्ड गोवा बड़ा मंदिर है। बड़े बड़े मंदिर है। एक और चीज बहुत दिल को मिलाने वाली लगती है कि जहाँ भी एक मंदिर है वहाँ साथ में एक चर्च जरूर रहता है। सारे लोग आगे है, हर जगह है ना? हर जगह। यहाँ पर भी चर्च है, मतलब एक मंदिर है, वहाँ बाजू में एक चर्च भी है। वो सब मिलजुल के है, वो पहले से ही है। ऐसे हमेशा से ऐसे ही रहा है। हमेशा ऐसा ही रहा है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। गुलामी से गोवा की मुक्ति 19 दिसंबर 1961 को हुई, इसीलिए ये गोवा का मुक्ति दिवस कहा जाता है। जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा। गोवा अंग्रेजों का राज आने से पहले गुलाम हो गया और बाद में आजाद हुआ। मार्च 1510 में अल्फांसो अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने इस शहर पर आक्रमण किया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य का अहम ठिकाना बन गया। नेपोलियन ने 1809 से 1815 के बीच पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के साथ ही गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा। 1947 में जब आजादी मिलने पर नेहरू सरकार ने गोवा के भारत में विलय की मांग रखी तो पुर्तगाल ने भी गोवा पर दावा ठोक दिया। अंग्रेजों ने पुर्तगाल के दावे को ये कहते हुए मान लिया कि गोवा पर पुर्तगाल के कब्जे के समय भारत देश अस्तित्व में नहीं था। 1954 में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादर और नागर हवेली पर कब्जा कर लिया और वहां आजाद प्रशासन की स्थापना की, जिसके बाद 1961 में भारतीय सेना ने गोवा पर हमला बोला और आजादी दिलाई।
नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है, उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू। गोवा से जुड़े राजनीतिक हित हैं तो आरोप प्रत्यारोप भी हैं। लेकिन गुलामी के दौर में गोवा के समाज, संस्कृति और विरासत पर गहरा असर भी डाला। गोवा की एक बहुत बड़ी खास बात है, आप देखेंगे कि जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो पूजा के स्थल होते हैं वो अगल बगल होते हैं, यानी मंदिर और उसके ठीक बगल में चर्च। चाहे कोई गांव हो या फिर शहरी इलाका हो, वहां पर इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखेंगी। अलग अलग इसके मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा की कुल आबादी 14,59,000 है। इसमें 66% से अधिक हिंदू हैं, 25% से अधिक ईसाई और 8% से अधिक मुसलमान। गोवा के चुनाव जाति धर्म के बजाय लोकल मुद्दों पर ज्यादा होते रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी हिंदू अस्मिता के मुद्दे को हवा दे रही है, तो राज्य की आबादी का 27% हिस्सा और ओबीसी श्रेणी की भंडारी जाति से आने वाले अमित पालेकर को सीएम उम्मीदवार घोषित करके केजरीवाल ने जातीय दांव भी चलने की कोशिश की है। गोवा में अगर पर्यटन प्रसिद्ध है तो यहाँ का सी फूड भी बहुत प्रसिद्ध है। ये एक सुरमई मछली है जो 4 किलो की है और कोई भी मछुआरा जब इसे पकड़ता है तो उसके चेहरों पर मुस्कान रहती है कि भाई, यानी कि जब हम गोवा में मुद्दों को तलाशते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं तो ये वो स्थानीय लोग हैं जो हर उन बीचेस पे, यानी बीचेस पर पर्यटक जाते हैं तो आगे जाकर एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर रेत पर बैठकर अपना समय बिताते हैं, लेकिन जिनका रोजगार चलता है इससे, वो गोवा के चुनावों से पहले अपने मुद्दे, अपनी जिंदगी किस तरह से देखते हैं। समुंदर है तो उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, बाजार और कारोबार भी है। तटों पर रहने वाले लोग समुंदर में एडवेंचर स्पोर्ट्स चलाते हैं तो बाजारों में बैठे ये लोग समुंदर की अतल गहराइयों से मछली पकड़कर अपना घर चलाते हैं। ये फिशिंग जो आप लोग करते हैं वो सब ठीक चल रहा है या ठीक चल? नहीं, ये सब ठीक चल रहा है। हाँ, सब ठीक चल रहा है। मछलियाँ मिल रही हैं? मछलियाँ मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। ज्यादा से बांगड़ा मिल रहा है और उसकी कीमत भी मिल रही है? कीमत भी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, कीमत भी मिल रहा है। हाँ, ये आप ये काम करती हैं, यहाँ पर काम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है, रेट अच्छा भी मिलता है। गोवा की सड़कों, गोवा की बीचेस पर अधिकतर पर्यटक ही मिलते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें गोवा की सरकार चुननी है। आप लोग का यहाँ पे स्कूल वगैरह बच्चों के लिए वो सब ठीक है? हाँ ठीक है। और जो सिक्योरिटी सेफ्टी कहते हैं वो है कि? सब है इधर, टेंशन ही नहीं है। गोवा में सब कुछ है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सब ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे, महंगाई बहुत हो गई है। महंगा तो सबके लिए महंगा है ना, सरकार करता ना महंगाई, फिर हम लोग खाता। वोट से महंगाई तो हम लोग का भी बढ़ जाएगा ना इधर। राज्य में मछली पालन 40,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार है। हालांकि हाल के सरकारी आंकड़ों से मछली पकड़ने में गिरावट का पता चलता है।
कोरोना काल में रोजगार घटे, समस्या बढ़ी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से गोवा देश के बाकी राज्यों से बहुत आगे है। 2021-22 में गोवा की प्रति व्यक्ति सालाना आय 4,72,216 रुपए है, जबकि भारत के हिसाब से देखें तो औसत आय 1,28,829 रुपए है। गोवा की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और समुद्र से जुड़े कारोबार का बड़ा योगदान है, तो गोवा के मसालों की खुशबू भी दुनिया भर में महकती है। फिर भी गोवा की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहमियत लगातार घटी। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा देश में सबसे कम 8% से भी नीचे है। फिर भी खेतीबाड़ी बहुत से लोगों का रोजगार है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। खेती किसानी करने वाले लोग काजू, नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कटहल और केले की खेती ज्यादा करते हैं। खनिज संपदा, नकदी फसलें, समुद्र से जुड़े कारोबार, पर्यटन की राजधानी, ये है गोवा की कहानी। गोवा छोटा भले है, लेकिन संभावनाओं से भरपूर है। इसीलिए हर दल अपनी अपनी संभावना बनाने में जुटा है। राजनीति में लहरों के दावे बहुत होते हैं और संकेत भी बहुत बड़ा है, लेकिन गोवा का क्या? ये राज्य तो इन टकराती लहरों से रोज दो चार होता है। श्वेत पत्र में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।